नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर प्रस्तुत हुई हूँ। पिछली बार हम वर्णों का उच्चारण स्थान पार्ट 5 में सीख रहे थे, जो कि अधूरा रह गया था। आज मैं उसको पूर्ण करने के लिए पार्ट 6 लेकर के आई हूँ। इसमें हम जो वर्ण रह गए थे उनका उच्चारण स्थान सीखेंगे। जैसे कि आप ऊपर लिखा देख रहे हो, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान को सीखेंगे। अब जैसे आपने ये सूत्र लिखा हुआ देखा, बकारो दंतोष्ठा, वकारो दंतोष्ठा। इसका मतलब ये है, हमारा जो वो वर्ण है, वह वर्ण जो है उसको दंतोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। मतलब ये दांतों और ओष्ठ दोनों को टच करती है जिह्वा, इसलिए इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। उसके बाद है दूसरा सूत्र, एदैतो कंठतालु। एदैतो कंठतालु। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो ए वर्ण है, ए वर्ण जो है, ए और ऐ, ये हमारा कंठतालु के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कंठतालु के अंतर्गत। कैसे? हमारा देखो, ए जो है हमारा संयुक्त स्वर है, ए हमारा कैसा है? संयुक्त स्वर है। किन स्वरों से मिलकर बना है ये? अ प्लस ई। जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे किस प्रकार से स्वर एक दूसरे से मिलकर के बनते हैं। जैसे हमारा ए है, तो ए स्वर जो है वो हमारा अ प्लस ई से मिलकर के बना है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आ का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान हमने बताया था, जो आ का उच्चारण स्थान बताया था उसके अनुसार हमारा आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इचु ऐसा नाम तालु, मतलब ई वर्ण जो आता है वो तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है और आ जो होता है वो हमारा कंठ के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों को मिलकर हमारा बन जाएगा कंठ तालव्य। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो हमारा ए बनता है, और तो जब ए बनता है तो इनके उच्चारण स्थान भी मिक्स होकर क्या बन जाएंगे? कंठ तालव्य। इस प्रकार से ए जो है वो हमारा कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है उदैतो दंतोष्ठा। उदैतो दंतोष्ठा। उदैतो दंतोष्ठा का मतलब है हमारा ओ वर्ण। यहाँ हमारा ए वर्ण था और इधर हमारा है ओ वर्ण। ओ वर्ण के अंतर्गत आएगा ओ और औ दोनों। ओ और औ दोनों। ओ और ओ इनको कंठोष्ठ बोलते हैं। कैसे? ओ वर्ण जो है, ओ हमारा जो वर्ण है वो आ प्लस ऊ से मिलकर के बना है। हमारा ओ जो है वो एक संयुक्त स्वर है और ये दो स्वरों से मिलकर बना है, आ प्लस ऊ। और आ का उच्चारण स्थान है कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। मैंने आपको सूत्र बताया था, उपु उपध्वामानी नाम ओष्ठा, यानी कि ऊ वर्ण जो है वो ओष्ठ है। तो इन दोनों को मिलकर बन जाता है कंठोष्ठ। इस प्रकार से ओ वर्ण जो है हमारा कंठोष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ मिलकर बनाते हैं कंठोष्ठ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वर्णों के उच्चारण स्थान समझ में आए होंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, जैसे हमारे जो वर्ग का पंचमाक्षर होता है, वर्गीय व्यंजन आप हमारे 25 हैं, आप सभी को पता है। हर एक वर्गीय व्यंजन का जो 5वां वर्ण है वो पंचमाक्षर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पंचमाक्षर के अंतर्गत आता है और इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होता है इसका उच्चारण स्थान? नासिका। क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण स्थान करते हैं तो नाक से हवा बाहर निकलती है। लेकिन अगर हम इसको वर्गीय व्यंजन के साथ अगर इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो जो वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान होगा वही इनका उच्चारण स्थान माना जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं,
जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो रा का उच्चारण स्थान आप बताओगे नासिका। क्या बताओगे बेटा? नासिका। यानी कि वर्ग का पंचमाक्षर अगर अकेला है और आपसे पूछा जाए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप इसको बताओगे नासिका। लेकिन अगर किसी वर्गीय व्यंजन के साथ है, जैसे ट और ण, टा इसका वर्गीय व्यंजन है पहला, ठीक है। टा और ड़ा के साथ पूछा जाए और पूछा जाए इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान आप जो वर्ण वर्ग के पहले वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, आप वही इसका उच्चारण स्थान बताओगे। तो हमारे ट वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि ट वर्ण जो है वो मूर्धा के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य वर्ण होता है। तो ड़ा भी हमारा किसके अंतर आएगा? मूर्धा। किसके अंतर्गत आएगा? मूर्धा। यानी कि वर्गीय व्यंजन के साथ अगर पंचमाक्षर है तो वर्गीय व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वही उस पंचमाक्षर का भी उच्चारण स्थान माना जाएगा। लेकिन अगर पंचमाक्षर वर्ण कहीं अकेला है और उसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो उसका उच्चारण स्थान हमेशा नासिका ही आएगा। इसके अलावा कुछ और व्यंजन है बच्चों, जैसे होता है र और ल। इनको रा और ला जो है इनका उच्चारण इनको पार्श्विक और लुंठित व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? पार्श्विक और लुंठित। तो कौन सा पार्श्विक है और कौन सा लुंठित है? देखो, रा जो है वो हमारा क्या है? लुंठित वर्ण है। क्या है? लुंठित वर्ण है। और हमारा जो ला है वो हमारा क्या है? पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन है हमारा। अब इसको याद कैसे करोगे? जब आप इसको याद करोगे तो जाहिर सी बात है आप इसको भूलने लगोगे। व्यंजन जल्दी से याद नहीं होते, इनके उच्चारण स्थान याद नहीं होते, इसलिए हमें ट्रिक लगानी पड़ती है। तो आप हमेशा ऐसे याद रखोगे कि जो ला है, जो ला वर्ण हमारा है वो लुंठित नहीं है। यानी कि ला वर्ण जो है वो हमेशा याद रखो कि लुंठित नहीं है। अगर वो लुंठित नहीं है तो वो क्या है? पार्श्विक है। और जब ला लुंठित नहीं है तो इसका मतलब रा जो है हमारा लुंठित है और ला जो है हमारा पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को जो आज के पार्ट में मैंने आप लोगों को समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, ये जो मैं समझा रही हूँ ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, चाहे वो डीएसएसबी हो या आपका केवीएस हो, हर एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ से एक ना एक नंबर का क्वेश्चन अवश्य बनता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोगों से उम्मीद है आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे और वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँ। ठीक है, धन्यवाद।